Hello, I am Shivi Saxena, TGT from Gyandeep Senior Secondary Public School. Students, आपको पता है आपका चैप्टर नंबर 5th रनिंग में है, चल रहा है, जिसकी एक्सप्लेनेशन आपको कंटिन्यूअस दी जा रही है। इसमें आपने लिथोस्फीयर को लिया था, जिसमें आपने उसके कॉन्टिनेंट्स को जाना था। आफ्टर द कॉन्टिनेंट्स हम जा चुके थे बेटा हाइड्रोस्फीयर पर। हाइड्रोस्फीयर समझने के बाद में हमने वाटर साइकिल को समझा था। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपने ओशियन देखे थे वर्ल्ड के, वो किस तरीके से आपने जाना था कि पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, सदर्न ओशियन, ये सारे ओशियंस क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं, उनकी क्या वैल्यू है, क्या क्या उनकी मेन बातें हैं, वो आपने सब कुछ इसमें देखा था। उसके बाद आप एटमॉस्फेयर पर आ चुके थे। एटमॉस्फेयर में आपने देखा था एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स होती हैं, उन लेयर्स से मिलकर के हमारा एटमॉस्फेयर बनता है, ये आपने समझ लिया था। और इसमें लेयर्स जो थी आपकी वो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। दीज आर द मेजर स्फीयर्स एंड लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये आप अच्छे से समझ चुके थे। फिर बच्चों आप आ गए थे कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये भी मैंने आपको समझाया था कि कौन कौन सी गैसेस होती हैं जिससे कि मिल करके हमारा एटमॉस्फेयर बनता है, उनके कंपोजिशन से मिल करके एटमॉस्फेयर तैयार होता है। इसमें 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड 1% अदर गैसेस होती हैं, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हेलियम, ये कुछ गैसेस होती हैं जो इसमें होते हैं, जिसकी वजह से कि हमारा एटमॉस्फेयर जो होता है इनके मिक्सचर से बनता है। ठीक है। इसके बाद में आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखा था एंड विंड्स देखा था कि वो हमारे क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं और उनकी क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से प्रेशर बनता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तैयार होता है। विंड देखा था आपने कि हवाएं किस तरीके से मूव होती हैं, इधर से उधर चलती हैं। लास्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो है हमारा इस चैप्टर का, वो है बायोस्फीयर। कि बायोस्फीयर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। आपने इस चैप्टर को लिया था तब इसमें बताया गया था कि 4 डोमेन्स होते हैं हमारे अर्थ के। उसमें पहला होता है लिथोस्फीयर, फिर हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। तो आप हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर समझ चुके हो बहुत अच्छे से। हाइड्रोस्फीयर वाटर से रिलेटेड था, लिथोस्फीयर लैंड से रिलेटेड था, एटमॉस्फेयर आपका एयर से रिलेटेड था, बायोस्फीयर अब लास्ट आपका इसका रियल्म है। इसमें आप ये देखोगे कि बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, बायोस्फीयर जो होता है ये इसमें लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, कहने का मतलब ये है कि लैंड, वाटर एंड एयर, ये तीनों ही इससे मिलकर के हमारा बायोस्फीयर तैयार होता है। जहां हमारी लाइफ सरवाइव करते हैं हम, जहां हमारी लाइफ एक्सेस होती है, वहां ये तीनों का जुड़ना शुरू होता है। जैसे कि आप खुद जानते हो, आपने देखा है अपनी बुक में, पहले भी पढ़ चुके हो कि हमारी लाइफ अर्थ पर किस तरीके से पॉसिबल है। हम एक अर्थ ही प्लेनेट है जिस पर हमारी लाइफ पॉसिबल है। ऐसा क्यों है? तो इसके बच्चों बहुत सारे कारण हैं। इसमें 3 कारण मेन रूप से बताए गए हैं। उन्हें अगर हम लोग देख लें तो समझ में आएगा कि एक तो ये कारण है बच्चों, क्योंकि हमारी अर्थ जो है वो सन से प्रॉपर डिस्टेंस पर है, ना तो बहुत ज्यादा दूर है, नाइदर इट इज टू फार नॉर इट इज टू क्लोज। ना तो ये बहुत ज्यादा क्लोज है अर्थ से, ना ही बहुत ज्यादा दूर है। ये इतना डिस्टेंस है इसका अर्थ से जितना कि हमारी लाइफ के लिए पॉसिबल है। अगर बहुत ज्यादा दूर हो जाता तो हमें इसकी हीटनेस और इसकी लाइट नहीं मिल पाती प्रॉपर, तो हमारा लाइफ अर्थ पर सरवाइव करना मुश्किल होता। अगर ये बहुत ज्यादा नजदीक हो जाता स्टूडेंट्स, तो भी ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकता था। तो प्रॉपर डिस्टेंस होने की वजह से सन का और अर्थ का, इस वजह से भी हमारी लाइफ अर्थ पर पॉसिबल है। सेकंड और इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है जो कि है प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है अर्थ का, अर्थ के ऊपर आपको पता है एटमॉस्फेयर की लेयर बनी हुई है ना। तो बच्चों
प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर जो होता है वो हमारे अर्थ पर ही अवेलेबल होता है। अब प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर से क्या मतलब होता है, जो हमें प्रोटेक्ट कर सके। सन की रेजेस जो हमारे अर्थ पर आती हैं उन्हें हमारे तक आने से पहले जो हमारी एयर का एटमॉस्फेयर होता है वो अपने अंदर उस हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, उसके बाद वो हम तक आती हैं। दिस इज कॉल्ड द प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो ये भी हमारी अर्थ पर ही अवेलेबल होता है। थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट वाटर रिक्वायर्ड फॉर लाइफ फॉर्म्स, वो वाटर जिसकी की हमें ज़रूरत होती है, मतलब वाटर भी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है हमारी अर्थ पर ही। हमें जितनी आवश्यकता होती है, हमें वो वाटर के बगैर कोई नहीं रह सकता स्टूडेंट्स, है ना, और वो अवेलेबिलिटी हमें अर्थ पर ही मिलती है। अच्छा बच्चों, बायोस का मतलब होता है लाइफ, है ना, बायोस का मतलब होता है जीवन। तो बायोस्फीयर इज फॉर्म द इंटरेक्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर लिविंग थिंग्स विद देयर एनवायरनमेंट। जो आपका बायोस्फीयर होता है इसमें फ्लोरा, फ्यूना और लिविंग थिंग्स जो भी होती हैं वो सब आपस में इंटरेक्ट होते हैं और उसी से हमारा एनवायरनमेंट चलता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं बच्चों, ये एक ह्यूज मैमल्स के रूप में एक पूरे तरह से काम करते हैं। ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग ह्यूमन आर इंटरडिपेंड, इसके साथ ही इसमें ह्यूमन बीइंग भी इंटरडिपेंड होते हैं और दे इंटरेक्ट विद ईच अदर कॉन्टिन्यूसली टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। इस तरीके से स्टूडेंट्स जो बैलेंस है ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरनमेंट का वो कंटिन्यूअस इसी तरह से चलता रहता है और ये आगे बढ़ता रहता है। अब देखिए इसमें सेकंड पैरा जो है उसमें बताते हैं कि जो बायोस्फीयर होता है ये लिविंग थिंग्स फॉर्म कम्युनिटीज बेस्ड ऑन देयर फिजिकल सराउंडिंग्स। जो इसका कम्युनिटी होता है वो फिजिकल सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। फिजिकल सराउंडिंग कौन से होते हैं, जो हमारे आसपास का वातावरण होता है जिसे कि हम सब ने मिलकर के बनाया होता है, वो सारा कुछ मिलकर के हमारी कम्युनिटी कहलाती है जिसमें हम रहते हैं, वो बायोस्फीयर के अंतर्गत आता है। ये जो कम्युनिटीज होती है स्टूडेंट्स, इसको ये रेफर करते हैं बायोमीज को। अब बायोमीज क्या होता है, बायोमीज वो होता है जिसमें कि हम सब मिलकर के एक कम्युनिटी के रूप में रहा करते हैं और इसको भी क्लासिफाइड किया गया है इसके अपने वेजिटेशन के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल इसमें आपका डेजर्ट आता है, ग्रासलैंड आता है, फॉरेस्ट आता है। ये सारी चीजें हमारी इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ बायोमीज के बारे में जानकारी देते हैं। जो इम्पोर्टेंट बायोमीज हैं वो आपकी फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और इसके साथ साथ डेजर्ट भी इसमें आता है। ठीक है, अब देखिए बायोमीज आर फॉरएवर चेंजिंग एंड आर अफेक्टेड बाय द वेरियस फैक्टर्स। बायोम्स क्या होता है, ये कई तरीके से चेंज होता है, इस पर बहुत सारे इफेक्ट भी पड़ते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा बच्चों, किस तरीके से इस पर इफेक्ट डलता है, कौन से प्रभाव होते हैं जिससे कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारा बायोस्फीयर प्रभावित होता है। तो सबसे पहले लंबरिंग्स बोलते हैं इसको, ये होता है ट्रीज को कट कर देना, मतलब पेड़ पौधों को कट करना और उनको अत्यधिक मात्रा में कम कर देना, ये हमारा लंबरिंग कहलाता है। ये इससे बहुत ज्यादा बायोम्स प्रभावित होता है। प्रिमिटिव एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर के लिए पूरे जंगल के जंगल काट देना, उनको बर्बाद कर देना। फिर नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन होता है, फ्लड होता है, सुनामीज होते हैं। इससे ये वो नेचुरल कैलेमिटीज होते हैं बच्चों जिससे कि बहुत ज्यादा हमारा एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर प्रभावित होता है। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा प्लेस को, जगह को घेरना और उसको इस लायक न छोड़ना कि वो आपके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट दे सके, एक ग्रीनरी के रूप में तैयार हो सके। और फिर अचानक से जंगलों में आग लग जाना। तो बच्चों इस तरीके से बहुत सारे कारण होते हैं। बायोम्स आर फॉरएवर चेंजिंग, जो कि बायोम्स जो होता है वो चेंज होता है और वेरियस फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये इफेक्टेड होता है, इसके ऊपर असर पड़ता है। ठीक है, तो कई कारण आपको मैंने इसमें बताए।
अब है आपका टॉपिक, वो है प्रोटेक्टिंग द 4 रियल्म्स ऑफ द अर्थ। कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे कि हम अपने अर्थ के रियल्म को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आपने अभी तक ये तो जान लिया कि हमारे कौन कौन से रियल्म होते हैं और उनके क्या क्या इम्पोर्टेंस हैं, उनमें कौन सी चीज़ें मेन हैं जो हमें जानना चाहिए। अब आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि हम उन्हें किस तरह से प्रोटेक्ट करें जिससे कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, अच्छा रहे, ठीक है। तो देखिए, द मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ आर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद ईच अदर, ठीक है। ये बात तो आप समझ चुके हो कि जो डोमेन्स है वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, एक साथ एक दूसरे से टकराते हैं। दस अफेक्ट द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। इसलिए जो ह्यूमन बींग है वो अपनी जिंदगी को जीता है और आगे बढ़ाता है, उसमें एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। इन रीसेंट टाइम, आज के बिल्कुल नए समय में, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिग्रेडेड द 4 रियल्म्स। आज के समय में एक ह्यूमन है, इंसान है, जिसकी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो कि अपने इन 4 रियल्म्स को पूरी तरीके से डिग्रेडेड करे जा रहा है, बर्बाद किए जा रहा है। इट इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट देम। ये जरूरी है कि हम उन्हें प्रोटेक्ट करें फ्रॉम फर्दर डिग्रेडेशन, और ज्यादा डिग्रेडेशन होने से इसे हम रोकें। डिग्रेडेशन से बच्चों मतलब क्या है? बहुत ज्यादा पेड़ों को तोड़ना, उनको काटना, उनको बर्बाद करना, जगह को खाली करने के लिए अपने लिए इंडस्ट्रीज तैयार करनी है, अपने हाउसेस बनाने हैं, अपने लिए कॉम्प्लेक्सेस तैयार करने हैं। ये सब करने के लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फॉरेस्ट कट कर देते हैं, और इस तरह से पेड़ों का काटना हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है। तो ये जो तरीका है इंसान, और करता कौन है? ह्यूमन बीइंग करते हैं, हम ही लोग करते हैं। तो जो हमारे द्वारा जो एक्टिविटीज हैं इस तरीके की, इससे क्या होगा कि जो हमारी 4 रियल्म है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, है ना। अब देखिए, इंडस्ट्रियल इमिशन पॉल्यूट द एयर। जो इंडस्ट्रीज होती हैं, आप उनको देखिए, वो पूरी तरह से एयर को पॉल्यूट करते हैं, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट पॉल्यूट वाटर बॉडीज। और ये जो इंडस्ट्रीज से निकलने वाला जो गंदगी होती है, जो मटेरियल होता है, वो क्या करता है? हमारे वाटर को पूरी तरह से पॉल्यूट कर देता है, वाटर में वो मिक्स हो जाता है और वो हमारे पॉल्यूशन को बढ़ाता है। और इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज कॉज्ड द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ टू राइज। और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है, उससे क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है और ऑक्सीजन कम होने लगती है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि टेम्परेचर का बढ़ना शुरू हो जाता है अर्थ पर राइज होने लगता है टेम्परेचर, और टेम्परेचर राइज होने से पूरी तरह से कंडीशन जो होती है वो बिगड़ने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है और आपका ऑक्सीजन जो होता है वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, कम होने लगता है। देखिए, इसी को दिस इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। इसी को क्या कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉजिंग द डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है, मतलब हमारे द्वारा की गई गतिविधियां जो होती हैं इस तरीके की, वो ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि जो ओजोन लेयर है, जो हमारे अर्थ को कवर किए हुए है, वो भी प्रभावित होती है, उसका भी एक कारण बनता है। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ, जबकि वो क्या करती है? अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, हम सबको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेजेस ऑफ द सन। जो सन से अल्ट्रा वायलेट रेजेस आ रही हैं, हार्मफुल होती है, वो इतनी नुकसानदायक होती हैं कि उन्हें हमारे तक नहीं आना चाहिए, लेकिन वो फिर ओजोन लेयर में बहुत ज्यादा ऐसे उसमें लेयर्स वो हो जाते हैं, बड़े बड़े छेद से हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेजेस हैं वो हम तक आने लगती हैं और फिर वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं।
मोस्ट अर्जेंट नीड टुडे, सबसे ज्यादा आवश्यकता बच्चों है आज के समय में, नीड है, वो है ह्यूमन टू लर्न यूज लेस रिसोर्सेज, कि लोग अपने आप को ऐसे, उनको आना चाहिए, अपने आप की जिंदगी में जीना सीखना चाहिए कि अगर रिसोर्सेज ना हो तो किस तरीके से लाइफ को सरवाइव किया जा सकता है। मतलब आज का इंसान बच्चों इतना ज्यादा हर चीज को मशीन के थ्रू या फिर अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता है। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए वो पेड़ काट सकता है, वो जंगलों के जंगल काट सकता है और इस तरीके के काम कर सकता है। उससे क्या होता है कि फ्यूचर जो जनरेशन होती है वो भी सेफ नहीं रहती और वो भी सेम ऐसा ही प्रोसीजर अपनाती है। इसलिए ये सब कुछ रोकना बहुत जरूरी है। We should save the plant from further pollution and keep it livable. हमें क्या करना चाहिए कि जो पॉल्यूशन है उसको अपने प्लेनेट से हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, जिससे कि हम रहने योग्य अपने आप की जगह को बना सकें। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी हम लोग अपने द्वारा नुकसान पहुंचाते हैं अपनी अर्थ पर, जो कुछ हो रहा है उसे खत्म करने की कोशिश करते हैं, अपने लिए पॉल्यूशन बना लेते हैं, वो पॉल्यूशन कहीं ना कहीं हम सब के लिए हानिकारक होता है, हम सब के लिए नुकसानदायक होता है। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण ह्यूमन बीइंग ही होते हैं स्टूडेंट्स। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि ये जो हमारे 4 मेजर डोमेन्स हैं इन पर किसी भी तरीके का प्रभाव पड़े और ये हमारे लिए हार्मफुल हो सके। ठीक है, तो आपका यही चैप्टर था। इसमें आपने बहुत सारी चीजें समझी, जानी, देखी कि क्या होता है, 4 डोमेन्स हमारे लिए कौन कौन से हैं, वो हमारे लिए क्या जरूरतें रखते हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है। आपने 1 बाय 1 सभी कुछ इसमें समझा है ना। अब शुरू से थोड़ा सा इसको रिपीट कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये चैप्टर हमें क्या समझा रहा था। ठीक है, तो स्टार्टिंग से देखो तो इस चैप्टर में हमें ये बताया गया था कि हमारे मेन कंपोनेंट्स अर्थ के होते हैं, जो कि हमें रहने के लिए, हमारी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। वो होते हैं वाटर, एयर एंड सॉइल। ठीक है, और ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इंटरेक्टिव होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हमें अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए इन 3 कंपोनेंट्स को जरूरत पड़ती है। ठीक है, जिसमें कि आपका वाटर, एयर एंड सॉइल होता है। अब देखिए अर्थ के जो मेन डोमेन्स होते हैं उसमें आपने लिथोस्फीयर को लिया था, हाइड्रोस्फीयर को लिया था। सबसे पहले आपने लिथोस्फीयर लिया तो उसमें आपने देखा कि हमारी अर्थ है, ये आपका प्लेन एरिया से रिलेटेड था, अर्थ से, जो कि आपका सॉलिड सरफेस होता है, उसमें आपके कॉन्टिनेंट्स आते हैं। तो आपने वो सारे कॉन्टिनेंट्स देखे, एशिया देखा आपने, यूरोप पर गए थे आप, वो देखा, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इस तरीके से थ्रू द मैप ये सब कुछ आपने अच्छे से समझ लिया था। फिर हाइड्रोस्फीयर को भी समझा था हमने स्टूडेंट्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने एटमॉस्फेयर देखा और बायोस्फीयर देखा। एंड इस तरीके से हुआ कि हमें अपने आप को किस तरह से अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कौन से तरीके हैं जो हमें ऐसे अपनाने चाहिए कि हम अपने इन 4 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको प्रोटेक्ट कर सके, सुरक्षित रख सके। तो बच्चों आज के लिए इतना आपका काफी है। आपका यहाँ चैप्टर एंड हो चुका है और आपको इसके PDF से क्वेश्चन मिल चुके हैं। आप उसे अच्छे से कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।